हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी हम वीडियो नंबर 7 को लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 6 वीडियो अपलोड कर दिया था जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने वो सारे 6 वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे यह अनुरोध करूँगा कि आप प्लीज़ जाके वो सारे वीडियो को देख लें। इसके बाद ये 7वें वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंदर हम केवाईसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखेंगे और केवाईसी को एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और बैंकिंग शब्दावली के बारे में कुछ देखेंगे। मतलब कहने का, इस वीडियो के अंदर हम सहकारिता अधिनियम 1960 के क्वेश्चंस तो नहीं लगाएंगे, परंतु बैंकिंग संबंधी, क्योंकि ये भी जो है हमारा छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 के सिलेबस में बैंकिंग संबंधी भी अलग से टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो उसका हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो नंबर बैंकिंग का अगर देखेंगे तो इससे पहले एक वीडियो डाला हूँ, ये बैंकिंग का वीडियो नंबर 2 है। और इस पूरा ओवरऑल अगर इस टॉपिक को देखा जाए सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी, तो उसका ये 7वां वीडियो है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं और इन सारे केवाईसी, मनी लॉन्ड्रिंग, बैंकिंग शब्दावली, इन सारे चीज़ों के बारे में हम एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, इसमें हम 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का देखेंगे, साथ ही साथ बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा जिसको आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें और उनको नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है कि केवाईसी के बारे में सत्य कथन क्या है। ठीक है, इसका अर्थ अपने ग्राहक को जानो। दूसरा है, इसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पेश किया गया था। तीसरा कथन है, केवाईसी प्रक्रिया में आईडी कार्ड सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन और चेहरा सत्यापन और बायोमेट्रिक इत्यादि शामिल होते हैं। ये 3 कथन दिया है केवाईसी के बारे में। तो तीनों कथन में कौन कौन से कथन सही है, उसके हिसाब से हमको चारों विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो केवाईसी के बारे में जब भी आप बैंक वगैरह में गए होंगे तो आपको केवाईसी के बारे में जरूर ही सुनने को मिला होगा। बैंकिंग के टर्म है केवाईसी। केवाईसी का अर्थ होता है अपने ग्राहक को जाने, या फिर कह लीजिए कि केवाईसी का अगर फुल फॉर्म पूछ ले आपसे तो इसका होता है नो योर, सी से हो जाएगा कस्टमर, मतलब अपने ग्राहक को जाने, नो योर कस्टमर। ठीक है, केवाईसी का फुल फॉर्म। मतलब पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। इसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पेश किया गया था। क्या ये कथन सही है? तो जी हाँ, ये कथन भी बिल्कुल सही है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मतलब धन शोधन निवारण अधिनियम जो था उसके तहत ही इसे पेश किया गया था और उसी के अंतर्गत इस केवाईसी को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है, केवाईसी के प्रक्रिया में आईडी कार्ड सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन, और ये कथन भी सही है, क्योंकि जब आप केवाईसी कराने बैंक में जाते हैं, ठीक है, या फिर सीएससी सेंटर होता है, अगर वहाँ पे जाते हैं तो आपसे आईडी कार्ड मांगा जाता है, साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं, फिर बायोमेट्रिक होते हैं, फेस रिकॉग्नाइजेशन होता है, ये सब होता है प्रोसेस। मतलब केवाईसी के बारे में ये तीनों कथन बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों सत्य हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए केवाईसी का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि किस लिए केवाईसी को लाया गया होगा। तो केवाईसी को लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा था, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का आगे भी क्वेश्चन देखेंगे, तो मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने के लिए, या फिर कई बार आतंकवादी वित्त पोषण होता है। ठीक है, अगर कोई जानता नहीं है कि उसके कस्टमर को का जो बैंकिंग अकाउंट है उसका कहाँ लेन देन है, कहाँ से इनकम आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, ये सारे चीज़ों को अगर नहीं देख रेख किया जाएगा तो वहाँ से जो आतंकवादी वित्त पोषण भी उस बैंक अकाउंट के थ्रू किया जा सकता था। चोरी को रोकना, ये सारा जो है केवाईसी प्रोसेस के जरिए किया जाता है, क्योंकि अगर एक बार आपका केवाईसी हो गया तो आप पूरा आपका जो है हर चीज़ जो है, आपका हर तरह का जो एक्टिविटीज़ है आपके अकाउंट से, वो सब जो है पता होता है, गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, तो ये पूरा इसका सभी विकल्प सही है। देखिए आरबीआई क्या किया था, जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2002 में सभी बैंकों के लिए अपने ग्राहकों के लिए केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया था। मतलब ऐसा निर्देश दिया गया था सभी बैंकों को आरबीआई के द्वारा कि आप अपने जितने भी ग्राहक है, जितने भी कस्टमर है, उन सबका केवाईसी कराएं। 2004 में, ठीक है, 2002 में ये ऐसा निर्देश दिया गया था। 2004 में क्या किया, आरबीआई ने ऐसा निर्देश दिया कि सभी बैंक, जितने भी बैंक हैं, वो 31 दिसंबर 2005 तक
मतलब 31 दिसंबर 2005 से पहले केवाईसी प्रावधानों को पूरी तरीके से परिचित करें, ऐसा जो है आरबीआई के द्वारा निर्देश जारी किया गया था सभी बैंकों को। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दूसरा प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है कि केवाईसी का अनुपालन किस अधिनियम के तहत एक अनिवार्य प्रक्रिया है। जैसे कि मैं पहले बताया था, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा जिक्र हुआ था, केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। तो ये केवाईसी का जो अनुपालन की प्रक्रिया है किस अधिनियम के तहत किया गया? तो मैं वहां पे बताया था क्या कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA कहते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस केवाईसी नो योर कस्टमर को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके तहत? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, मतलब धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत केवाईसी को लाया गया था। बेसिक चीज। लेकिन अब पकड़ना है कि कौन सा अधिनियम था। तो आपको ये बेसिकली बताना है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या फिर धन शोधन निवारण अधिनियम कब का है। तो 2002 का, 2001 का, सॉरी 2000 का, 2001 का, 2002 का या फिर 2003 का, कब का है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर मैं पिछले क्वेश्चंस में भी, पिछले वीडियोस में भी कराया था। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट होगा। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत ही, ठीक है, ये केवाईसी को लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस धन शोधन निवारण अधिनियम को इस शॉर्ट में PMLA 2002 कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। ऐसे पूछ देगा तो आपको फुल फॉर्म निकला होगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब केवाईसी जो है एक ऐसा प्रक्रिया है, मतलब कह सकते हो कि केवाईसी जो है ना एक पहचान की प्रक्रिया है, एक आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत जो बैंक्स होते हैं, ठीक है, जो बैंक्स हो गए या फिर जो बीमा कंपनियां होती है, ठीक है, बैंक हो गया, बीमा कंपनी हो गया या फिर जितने भी अन्य संस्थाएं होती है, वो क्या करते हैं? अपने ग्राहकों का सत्यापन करते हैं। ठीक है, तो ग्राहकों के सत्यापन से संबंधित केवाईसी होता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत कौन कौन से चरण शामिल होते हैं। ठीक है, जब मनी लॉन्ड्रिंग होता है, धन शोधन होता है, तो कौन कौन से स्टेप्स जो होते हैं जिसके थ्रू ये मनी लॉन्ड्रिंग होता है। ठीक है, पहला है प्लेसमेंट, दूसरा लेयरिंग, तीसरा एकीकरण, चौथा जालसाजी। बताना है कि कौन कौन से ऐसे चरण शामिल होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखेंगे विकल्प में तो कोई तीन ही, चार में से कोई तीन ही जो चरण है उसको शामिल किया गया था। ठीक है, किया गया। तो अब बताना है कि क्या, कौन सा, इसमें कौन से विकल्प सही है। तो ध्यान से अब समझिएगा जो मैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जो बताने वाला हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सा मतलब है कि जो काला धन होता है, जो अवैध धन होता है, ठीक है, जो ब्लैक मनी होता है, सिंपल सा इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डर्टी मनी या फिर जो ब्लैक मनी है उसको वाइट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, वाइट मनी में बदल देना, यही मनी लॉन्ड्रिंग होता है। अब इस मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया को, मतलब काला धन को सफ़ेद धन में बदलने के लिए तीन प्रोसेस से गुजरा जाता है। तो वो पहला प्रोसेस है प्लेसमेंट, दूसरा होता है लेयरिंग और तीसरा इंटीग्रेशन, मतलब एकीकरण। मतलब 1, 2, 3 तीनों सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 1, 2, 3 तीनों सही है। जालसाजी या फिर काउंटर फिटिंग इसके अंतर्गत नहीं आता। अब देखिए ये तीनों को मैं समझाता हूँ कि प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन कैसे होता है। यहाँ पे उतना ज़्यादा मैं नोट नहीं करवाऊँगा, बट एक बार मैं बताता हूँ कि प्रोसेस क्या क्या होता है। प्लेसमेंट हो गया, दूसरा हो गया लेयरिंग और तीसरा हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब एकीकरण। ये तीनों प्रोसेस को मैं थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डिटेल नहीं समझाऊंगा, बस समझाता हूँ। क्या होता है देखिए, प्लेसमेंट के अंदर, प्लेसमेंट करने का मतलब क्या होता है? किसी जगह पे प्लेस कर देना। ठीक है, तो इस प्लेसमेंट में क्या होगा कि जो हमारा जो ब्लैक मनी होगा, जो डर्टी पैसा होगा, गंदा पैसा होगा, इसी को ब्लैक मनी कह लीजिए, इसी को डर्टी मनी कह लीजिए, ये जो होगा, इसको सबसे पहले हमको क्या करेंगे, इसको जो हमारा वैध वित्तीय प्रणाली होता है, ठीक है, वैध वित्तीय प्रणाली होता है, उसमें इसको डाल देना। उसी को हम क्या कहते हैं? प्लेसमेंट कर देना। हम गंदे पैसे को अगर हम एक वैध, ठीक है, मतलब एक वैलिड फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर डाल देंगे तो ये पहला प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, कहीं से भी मान लो ब्लैक मनी लाया गया और उसको वैध वित्तीय प्रणाली के अंदर डाल दिया गया, तो इसको हम क्या कह दिए? प्लेसमेंट कह दिए। अब जब प्लेसमेंट हो गया तो अभी तक ये जो गंदा पैसा या फिर जो ब्लैक मनी है वो इसके अंतर्गत प्लेस बर हुआ है, लेकिन अभी वो वाइट नहीं हुआ है। तो वाइट कब किया जाएगा? जो ये
वैध वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत अगर ये पैसा आ गया, अब इसको बहुत सारे लेयर इसके ऊपर चढ़ा दिया जाए, ठीक है, लेयर चढ़ा दिया, जिसी को हम लेयरिंग कहेंगे। अब लेयरिंग कैसे करेंगे भाई? तो जो यहाँ से गंदा पैसा आया था, पहले हम उसको वैध वित्तीय प्रणाली में डाल के उसको हम प्लेसमेंट किए। अब जो प्लेस्ड मनी है, अब क्या करेंगे, उसको हम, जो अवैध पैसा जो था उसका हम लेन देन करेंगे, ठीक है, लेन देन। और जो इसका खाता वगैरह जो होगा, ठीक है, जो खाता बही खाता होता है उसको बहुत सारे श्रृंखला से गुजारा जाएगा, ठीक है। ये जो ब्लैक मनी या फिर जो अवैध पैसा आया उसको बार बार लेन देन किया जाएगा, तरह तरह के खाताओं के एक श्रृंखला से उसको बार बार गुजारा जाएगा, जिसके ऊपर जब बार बार किसी प्रोसेस से गुजरेगा, बार बार उसका लेन देन होगा, तरह तरह के खातों से जब गुजरेगा तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेयर चढ़ जाएगा, मतलब पता नहीं चलेगा कि वो वैध था कि अवैध था। तो ये दूसरा प्रोसेस के अंदर क्या किया गया, लेयरिंग कर दिया गया। जब लेयरिंग हो जाएगा तब ये पैसे जो है उसका क्या करेगा, वैध खाता से अब क्या किया जाएगा, लेयरिंग चढ़ने के बाद कोई एक वैध खाता होगा, उस वैध खातों में उस पैसे को जमा कर दिया जाएगा, एकीकरण कर दिया जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन कहेंगे। बेसिकली इतना ज़्यादा डीप से आपसे लिखने को तो पूछेगा नहीं, बस याद रखना है कि प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, इन 3 प्रोसेस से गुजारा जाता है। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं अब, ठीक है। चौथा प्रश्न है, प्रवर्तन इकाई इन्फोर्समेंट यूनिट का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, ये प्रवर्तन इकाई तो नहीं, अभी वर्तमान में आप सुनते होंगे क्या, प्रवर्तन निदेशालय, ये टर्म आप सुनते होंगे, ठीक है, या फिर शॉर्ट में आप सुनते होंगे ईडी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो होता है डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, इसी ईडी का फुल फॉर्म होता है ये प्रवर्तन निदेशालय। अब जो है पूछा गया आपसे कि जो प्रवर्तन इकाई का गठन किस वर्ष किया गया था, 1947, 1956, 1957 या फिर 1966, कब किया गया था? देखिए, ये जो प्रवर्तन निदेशालय है, भारत सरकार का राजस्व विभाग, जो मैं बता रहा हूँ लिखिएगा, जो प्रवर्तन निदेशालय है भारत का राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, ठीक है, वित्त मंत्रालय, या फिर कह लीजिए राज्य, या फिर कह लीजिए कि भारत सरकार, पूरा लिख देते हैं, भारत सरकार, ठीक है, राजस्व, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, इन सभी के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। क्या है? एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, ठीक है, याद रखिएगा, एक तरह का जांच एजेंसी है जो किसके अंतर्गत, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय या फिर कह लीजिए भारत सरकार के अंतर्गत ये काम करता है। आप सुनते भी होंगे कि ईडी का छापा पड़ गया, तो कभी इस नेता के यहाँ, कभी उस नेता के यहाँ, ठीक है, तो ये ईडी का ही काम होता है, इन्फोर्समेंट या फिर डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट का ये काम होता है। तो इसका जो गठन किया गया था, याद रखिएगा, शुरुआत में इसका नाम प्रवर्तन निदेशालय नहीं था, क्या था? प्रवर्तन इकाई था, जिसका गठन सन 1956 ईस्वी में किया गया था। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डेट के साथ अगर याद रखेंगे तो 1 मई 1956, ठीक है, 1 मई 1956 ईस्वी को प्रवर्तन इकाई के रूप में इसका गठन किया गया था, ठीक है। अब देखिए, ऐसे मतलब विनिमय नियंत्रण कानून के, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो प्रवर्तन इकाई था उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो भी विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। क्या, किसके अंतर्गत? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विदेशी मुद्रा विनियमन, ठीक है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947। इस अधिनियम के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए प्रवर्तन निदेशालय का गठन 1 मई 1956 ईस्वी को किया गया था, याद रखिएगा। परंतु बाद में 1957 ईस्वी में, 1956 में गठन हुआ, लेकिन 1957 ईस्वी में इस प्रवर्तन इकाई का नाम बदल के प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब जो प्रवर्तन निदेशालय होता है, ठीक है, ये निम्न कानून को लागू करता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ कि जो प्रवर्तन निदेशालय या फिर जो ईडी है, ये 2 कानून लागू करता है। पहला क्या, जो होता है FEMA, फेमा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? फेमा। इसका क्या होता है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। क्या, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
1999 इसको लागू करता है। और दूसरा जो है PMLA 2002, जो अभी मैं बताया था, मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इन दोनों को ये लागू करता है कौन? ईडी लागू करता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूरा था ईडी के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रश्न अब देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है कि भारत में एटीएम की शुरुआत करने वाला प्रथम बैंक कौन था? क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें दिया गया है कि लेन देन से संबंधित जो क्वेश्चंस भी है, बैंकिंग लेन देन से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं सोचा कि एटीएम से भी आपके लिए एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एक या दो। भारत में एटीएम की शुरुआत करने वाला प्रथम बैंक कौन था? पहली बात, कोई कमेंट करके बताए कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके सब बताएंगे। ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एनी टाइम मनी नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा, बचपन में हमको एटीएम का मतलब लगता था एनी टाइम मनी, मतलब कभी भी पैसा निकाल, बट ऐसा होता नहीं है। कमेंट करके बताएं कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, एटीएम की शुरुआत करने वाला पहला जो बैंक कौन था? SBI, HSBC, ICICI या फिर IDFC, कौन सा बैंक था बताइए? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, HSBC जो है भारत में एटीएम की शुरुआत करने वाला पहला बैंक था। HSBC बैंक जो है, इसका फुल फॉर्म जो है, ये क्योंकि इंडियन बैंक नहीं था, ये बाहर का है, इसका फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई। ठीक है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, याद रखिएगा, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है HSBC का फुल फॉर्म है। ठीक है, 1987 में HSBC के द्वारा सन 1987 ईस्वी में क्या किया गया था? भारत में पहली बार एटीएम की शुरुआत की गई थी। कहाँ किया गया था? तो अगर पूछ दे तो याद रखिएगा, मुंबई में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अच्छा, अगर पूछ जाए आपसे कि HSBC जो बैंक है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा यह है हांगकांग में। ठीक है, हांगकांग में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? सबने बताया, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। लिख देता हूं मैं एक बार, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये एटीएम का फुल फॉर्म होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, एटीएम एक सुविधाजनक धन लेन देन के लिए, पैसा या फिर मनी लेन देन के लिए एक डाटा टर्मिनल होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि एटीएम का खोज किसने किया था? ठीक है, एटीएम का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, डॉन वेटजेल ने किया था इसका, डॉन वेटजेल। ठीक है, डॉन वेटजेल के द्वारा एटीएम की खोज की गई थी। तो ये था पांचवा प्रश्न एटीएम के बारे में, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे ज़्यादा एटीएम भारत में किस बैंक का है, तो याद रखिएगा वो है SBI बैंक का। भारत में सबसे अधिक जो एटीएम है वो किसका है? SBI बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है कि पिंक लेबल एटीएम क्या होते हैं? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है पिंक लेबल एटीएम? पिंक लेबल एटीएम क्या होता है? जो कृषि सेवाएं प्रदान करती है, जो ई-कॉमर्स लेन देन प्रदान करते हैं, या फिर जो महिलाओं के उपयोग के लिए होते हैं, या फिर जो शेयर लेन देन प्रदान करते हैं। बताना है कि किस लिए होता है, पिंक लेवल एटीएम क्या काम होता है। ठीक है, तो बहुत तरह का एटीएम जो, पहले तो हम एटीएम का फुल फॉर्म देखे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके बाद तरह तरह के सेवाओं को, स्पेशल टाइप के या फिर स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग टाइप के एटीएम बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे पूछ देगा कि ग्रीन एटीएम, ठीक है, या फिर ग्रीन लेबल एटीएम, इसका किस लिए काम होता है। फिर पूछ देगा अगर आपसे येलो लेबल एटीएम क्या होता है, वाइट लेबल एटीएम क्या होता है, ब्राउन लेबल एटीएम क्या होता है। तो ये सब एटीएम के प्रकार होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के या फिर किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो पिंक लेबल एटीएम है ये महिलाओं के उपयोग के लिए होते हैं। ठीक है, महिलाओं के उपयोग के लिए, उनको सहजता के पूर्वक, एक थोड़ा सिक्योरिटी के लिए, ये जो महिलाओं के उपयोग के लिए पिंक लेबल एटीएम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि पिंक लेबल एटीएम जो है इसकी शुरुआत कब किया गया था, तो याद रखिएगा सन 2016 ईस्वी में SBI के द्वारा। ठीक है, सन 2016 ईस्वी में SBI के द्वारा झारखंड के बिष्टुपुर, ठीक है, झारखंड के
बिष्टुपुर, ठीक है, झारखंड के बिष्टुपुर में सबसे पहला पिंक एटीएम एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। जो कृषि सेवाओं के लिए प्रदान किए जाने वाले जो एटीएम होते हैं उसको हम ग्रीन लेबल एटीएम कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रीन लेबल एटीएम का क्या काम है? कृषि सेवाएं प्रदान करते हैं। ई कॉमर्स के लिए, ठीक है, जो ई कॉमर्स के लिए जो एटीएम होते हैं वो होते हैं येलो लेबल एटीएम, ठीक है। और महिलाओं का तो हमने देख लिया। जो शेयर लेन देन के लिए होता है, ठीक है, जो शेयर लेन देन के लिए जो एटीएम होते हैं वो होते हैं ऑरेंज लेबल एटीएम। क्लियर है इतना? वाइट लेबल एटीएम की अगर बात करूंगा तो ये गैर बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा होते हैं, ठीक है। ये जो वाइट लेबल एटीएम्स होते हैं ये गैर बैंकिंग संस्थाओं के स्वामित्व होता है इस पे, ठीक है, गैर बैंकिंग संस्थाओं का स्वामित्व होता है इसमें, ठीक है। ब्राउन एटीएम जो होता है, ब्राउन लेबल एटीएम, ये बैंक के, ठीक है, ये जो एटीएम होते हैं ब्राउन लेवल एटीएम, ये बैंक के स्वामित्व में तो नहीं होते, बल्कि ग्राहकों को सेवा प्रदान के लिए पट्टे पर लिया जाता है, ठीक है। ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए पट्टे पर लिया जाता है। कौन टाइप का? ब्राउन लेवल एटीएम को लिया जाता है। तो ये सब एटीएम के कुछ टाइप्स भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में कौन बैंक उसके टैग लाइन के बीच गलत मिलान है? देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंक से रिलेटेड, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है पूर्णतः बैंकिंग के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि एक टैग लाइन के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर एग्जाम में आ गया और अगर नहीं पढ़ के गए तो थोड़ा सा तो आपको वहाँ पे अखरेगा, ठीक है। इसलिए मैं टॉपिक्स एटलीस्ट देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से, एक बार आप गूगल में जाके सर्च करके या फिर कहीं से भी ये सारे जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उसके टैग लाइन को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि बैंक और उससे जो टैग लाइन है उसका, वो दोनों में कौन सा सही मिलान नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं, पंजाब नेशनल बैंक बढ़ती का नाम जिंदगी, कोटक महिंद्रा बैंक लेट्स मेक मनी सिंपल, देना बैंक विश्वस्त पारिवारिक बैंक, इसमें से कौन सा बैंक और उसका टैग लाइन सुमेलित नहीं है? बताइए। तो ये इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पंजाब नेशनल बैंक का जो टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी नहीं है। इसका क्या है? याद रखिए, एक बैंक जिस पर आप विश्वास करते हैं। क्या है इसका? एक बैंक जिस पर आप विश्वास करते हैं, ठीक है, एक बैंक जिस पर आप विश्वास करते हैं, ये पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है। और भारतीय स्टेट बैंक का सही है सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं, कोटक महिंद्रा का है लेट्स मेक मनी सिंपल, और देना बैंक का है विश्वस्त पारिवारिक बैंक। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछ दूं कि जो पंजाब नेशनल बैंक है PNB, पंजाब नेशनल बैंक, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? कोई कमेंट करके बताए पंजाब नेशनल बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है। इसका जो मैं बताने जा रहा हूँ लिखिएगा। इसके वर्तमान में MD और CEO जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर जो CEO है, उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा अतुल कुमार गोयल, ठीक है, अतुल कुमार गोयल, ठीक है। और PNB का हेड क्वार्टर कहाँ है? कमेंट करके सब लोग बताएं PNB का हेड क्वार्टर कहाँ है। अच्छा, जो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? ये भी कमेंट करके बताएं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका जो अभी चेयरमैन है या फिर जो चेयरपर्सन है SBI का, उनका जो नाम है दिनेश कुमार खारा, ठीक है, दिनेश कुमार खारा, ठीक है। इसके बाद तीसरा है कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये भी कमेंट करें। ये तीनों आपको कमेंट करना है कि PNB, SBI और कोटक महिंद्रा बैंक, इन तीनों का हेड क्वार्टर कहाँ है। कोटक महिंद्रा बैंक का जो भी वर्तमान में MD हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका नाम है दीपक गुप्ता, ठीक है, दीपक गुप्ता। और लास्ट में हमारा देना बैंक, ठीक है। देना बैंक का भी हेड क्वार्टर कहाँ है? आप कमेंट करेंगे, चारों का कमेंट करेंगे। और वर्तमान में इसके जो चेयरपर्सन है, जो चेयरवुमेन है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिनका नाम है मिस अंजलि, ठीक है, मिसेस अंजलि बंसल, ठीक है। तो ये आपसे यहाँ से भी उनके जो प्रमुख होते हैं, उनके जो चेयरपर्सन हैं, वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, कमेंट करके बताएंगे ये चारों का हेड क्वार्टर, और साथ ही साथ बताएंगे कि RBI का
वर्तमान में गवर्नर कौन है? ठीक है, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? ये पांचों क्वेश्चंस आप कमेंट में एक जगह आंसर करेंगे। मैं सबका आंसर को देखूंगा, लाइक करूंगा और बताऊंगा किसका किसका सही है। चलिए आठवां प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है, शॉर्ट में डब्ल्यू भी कह सकते हैं, या फिर विश्व बैंक को वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ, कौन से देश में स्थित है? इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में या फिर रूस में? कहाँ स्थित है बताइए? इंग्लैंड, अमेरिका, जापान या फिर रूस, कहाँ स्थित है? ठीक है, पहली बात तो देखिए, जो विश्व बैंक है इसका स्थापना सन 1945 में किया गया था। ठीक है, कब? 1945 ईस्वी में किया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, कहाँ? वाशिंगटन डीसी में हेड क्वार्टर है विश्व बैंक का। अब वाशिंगटन डीसी कहाँ है? तो ये यूएसए, अमेरिका के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का क्या हेड क्वार्टर स्थित है, जिसका स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, सुने होंगे IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, इसका भी स्थापना 1945 ईस्वी में ही हुआ था। दोनों का एक साथ हुआ था, ठीक है, एक ही वर्ष में। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का स्थापना 1945 में हुआ था। और IMF का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है? कमेंट करेंगे। ठीक है, IMF का हेड क्वार्टर कहाँ, इसको भी आप कमेंट करेंगे। ठीक है, ये जो, अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इसका अभी पूछ दे कि चेयरपर्सन कौन है, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट कौन है, अगर आपसे पूछ दे कि चेयरपर्सन या फिर प्रेसिडेंट कौन है विश्व बैंक का, तो याद रखिएगा अजय बांगा। ठीक है, अजय बांगा जो है विश्व बैंक का वर्तमान में चेयरपर्सन या फिर प्रेसिडेंट है। वहीं जो IMF है इसका हेड क्वार्टर भी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में ही है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ, वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है, IMF का ही 1945 में। और IMF का जो वर्तमान में MD चेयरमैन है, ये सब याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। तो IMF के जो वर्तमान में है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये जो है IMF के वर्तमान में चेयरपर्सन है। इसी तरह एक और बैंक का याद रखिएगा नाम, ADB, ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक या फिर एशियन, ठीक है, एशियाई या फिर ऐसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट, ADB का फुल फॉर्म। इसका स्थापना कब हुआ था? तो डेट याद रखिएगा, 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को ADB की स्थापना किया गया था, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है इसको आप कमेंट करेंगे। इसका आंसर तो मैं बता दिया था कि IMF का हेड क्वार्टर कहाँ, वाशिंगटन डीसी में है। आप बताइए कि ADB जो है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसमें आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो चेयरमैन है ये याद रखना आपको जरूरी है। ठीक है, चेयरमैन या प्रेसिडेंट के लिए इसका नाम है, थोड़ा याद रखिएगा, मसात्सुगु असाकावा। ठीक है, मसात्सुगु असाकावा, ये जो है ADB के वर्तमान में चेयरमैन है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है कि भारत में फिक्की की स्थापना कब हुई थी? फिक्की, ठीक है, पहली बात तो इस फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है आपको वो जान लेना जरूरी है। ठीक है, फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स। ठीक है, फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये हो गया हमारा फिक्की का फुल फॉर्म। फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे इंडिया छूट गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स, FICCI, ये फिक्की हो गया। फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1948, 1952, 1939 और 1927 कब हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1927 ईस्वी में हुआ था।
क्लियर है इतना? कब हुआ था फिक्की की स्थापना? 1927 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछ दे कि इसका स्थापना किसने किया था, तो दो नाम याद रखिएगा, एक है जीडी बिड़ला, ठीक है, जीडी बिड़ला, और दूसरा याद रखिएगा पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ये दोनों जो हैं, इन दोनों ने मिलकर 1927 में फिक्की की स्थापना किया था। किसके कहने पर, किसके सुझाव पर इसका स्थापना किया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी के सुझाव पर जीडी बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने 1927 में फिक्की का स्थापना किया था। यह भारत में स्थित एक गैर लाभकारी व्यापार संगठन है, ठीक है, क्या है? गैर लाभकारी व्यापार संगठन है, ठीक है, याद रखिएगा। ये 9वां प्रश्न। 10वां प्रश्न अब देख लेते हैं हम। 10वां प्रश्न आज का है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन पूंजी बाजार का नियामक है? रेगुलेटर ऑफ पूंजी बाजार, ठीक है, स्टॉक मार्केट कहते हैं, स्टॉक मार्केट का या फिर शेयर मार्केट कह लीजिए, उसका रेगुलेटर कौन है? आरबीआई, पीएसई, एनएसई या फिर सेबी? इस क्वेश्चन को आई थिंक मैं पहले भी करा चुका हूं, तो शायद ये रिपीट हो गया होगा, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हमको कुछ तो एक्स्ट्रा जानने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है कि पूंजी बाजार का जो नियामक होता है, रेगुलेटर होता है, सेबी होता है, ठीक है। कौन होता है? सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म होता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी। सेबी का स्थापना कब हुआ था? मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। इसका स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, ठीक है। कब? 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। बाद में क्या किया गया था कि 30 जून 1992 को, डेट याद रखिएगा, स्थापना का 12 अप्रैल 1988, फिर याद रखिएगा अगला डेट 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1992 को, ठीक है, 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम के तहत इसको कई सारी शक्तियां प्रोवाइड किया गया ताकि ये पूंजी बाजार को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो सेबी अधिनियम के तहत शक्तियां प्रदान की गई 30 जनवरी 1992 ईस्वी को। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो पूंजी बाजार को विनियमित करना। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पूंजी बाजार को नियंत्रित करना, ठीक है, या विनियमित करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, याद रखिएगा, ठीक है, पूंजी बाजार को विनियमित करना। इसके अंतर्गत दो विशेष प्रकार के जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, इसके अंतर्गत या फिर रेगुलेट करने का काम करता है। भारत में जो पहला प्रतिभूति बाजार या स्टॉक एक्सचेंज था, ठीक है, उसका नाम क्या था? तो भारत का पहला प्रतिभूति बाजार जो था उसका नाम था बीएसई, ठीक है, क्या नाम था? बीएसई, भारत का पहला। इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे, इसका फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बीएसई का फुल फॉर्म है। इसका जो गठन हुआ था याद रखिएगा 1875 ईस्वी में, ठीक है, 1875 ईस्वी में। ये भारत का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है, प्रतिभूति बाजार है। दूसरा है एनएसई, इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दूसरा है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो ये था आज का हमारा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बैंकिंग से संबंधित। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इन सारे चीज़ों को आप नोट डाउन करते रहते होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD, आप उसको वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इस जो पीडीएफ तो इसका मिल जाएगा क्वेश्चन का, लेकिन वहाँ पे आंसर टिक नहीं किया होगा, तो उसका आंसर आपको वीडियो देख के खुद टिक करना है। और साथ ही साथ इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। मैं चेक करूँगा, आप यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब में भी, और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। वैसे ही जब भी मुझे समय लगेगा, मैं मिलेगा आप सभी के लिए, मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा, ठीक है। ये हमारा 7वां वीडियो था, किससे? तो ये जो हमारा सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग से संबंधित है। उम्मीद है आपको ये सारे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में आएगा, मुझे ऐसा लगता है, ये सारे टॉपिक से, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।